दोस्तों, हम बजट डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर अभी हम उसका जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 153 से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 153 में आयुष के बारे में बात की गई है। आयुष मतलब आयुर्वेद के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति की पहुँच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनाए रखने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसकी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक की ये सुविधाएं पहुँचें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वैद्य आपके द्वार। ये जो कार्यक्रम है वैद्य आपके द्वार, ये कार्यक्रम अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो वैद्य आपके द्वार कार्यक्रम है इसको ज़रूर आपको याद रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं आनंदम की। देखिए, आनंदम विभाग का गठन किया गया था, आनंद विभाग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चूँकि लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर तनाव बढ़ रहा है, तो आप देख भी सकते हैं पॉइंट नंबर 154 में कहा गया है कि वर्तमान जीवन शैली में तनाव दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तनाव आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर गठित आनंद विभाग के अंतर्गत आंतरिक सुख व सुकून के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 155 में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का जो बजट अनुमान है वो रुपये 11,384 करोड़ था, जिससे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 13,642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं महिला और बाल विकास के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो कहा गया है पॉइंट नंबर 156 में, बेटियां परिवार समाज राष्ट्र का आधार हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और देश और प्रदेश के गौरव को बढ़ा रही हैं। बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया है। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है और प्रदेश में हमारी 41 लाख से भी अधिक लाडली लक्ष्मियाँ हैं। तो यहाँ पर ये लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये कब शुरू हुई थी। और 41 लाख से भी अधिक लाडली लक्ष्मियाँ हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 जो है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 5 सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की जो संख्या है वो बढ़कर 956 हो गई है। ध्यान रखिएगा, 956 हो गई है। अब 1000 बेटों पर 956 बेटियां हो गई हैं। तो ये NHFS सर्वे था 5, उसके अनुसार ये डेटा निकल के सामने आ रहा है। बेटियों को अपने सपने साकार करने के लिए तथा उनके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार कर लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता देगी। तो अब जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी लड़कियां तो उनके लिए भी सरकार सहायता इसमें देगी। अब आगे बात करते हैं। तो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है दोस्तों कोऑपरेशन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 42 डिस्ट्रिक्ट्स में संचालित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके क्रियान्वयन में भी प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश तीसरी बार प्रथम नंबर पे आया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। लगातार देखिए, लगातार आ रहा है, तीसरी बार फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकता है। पॉइंट नंबर 157 याद रखिएगा। आगे आते हैं
पॉइंट नंबर 158 की बात करते हैं। कोविड महामारी से माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना लागू की गई है। स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 6000 से अधिक बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चाइल्ड बजट की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार इस बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, तो याद रखिएगा चाइल्ड बजट, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं और प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। पॉइंट नंबर हम 160 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 160 में कहा गया है महिला आर्थिक वित्त विकास निगम। महिला और बाल विकास विभाग की हम बात कर रहे हैं, तो महिला आर्थिक वित्त विकास निगम, इसको सुदृढ़ किया जाने की बात की गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की एक नवीन योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए रुपये 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो याद रखिएगा महिला आर्थिक वित्त विकास निगम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए रोजगार उन्मूलक आर्थिक सहायता की एक नई योजना प्रस्तावित है और 50 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया है। आगे बात करते हैं सुशासन की। आप लोग मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्लान एनालिसिस की स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुशासन की। तो सुशासन के बारे में यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें ग्राम एवं नगर गौरव दिवस, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये यहाँ पर उन्होंने एक वाक्य कहा है और उन्होंने कहा है कि ग्राम एवं नगर की गौरव दिवस के आयोजन की अभिनव पहल की गई है और जनमानस में एक भाव जागृत होगा कि यह मेरा गांव है, ये मेरा शहर है और इसके विकास के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। तो इसके लिए ये जो है ग्राम एवं नगर गौरव दिवस मनाया जाएगा। आगे बात करेंगे गौरव दिवस आयोजन के दौरान उमंग उल्लास और उत्सवी वातावरण का जो है काफ़ी महत्व रहता है और ये इस तरीके का जो है ये गौरव दिवस मनाया जाएगा। फिर हम आते हैं खेल, धार्मिक संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्मस्व संस्कृति, ये जो है इस विभाग पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है आपका ये पॉइंट नंबर 165। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उनकी ओमकारेश्वर में आदि गुरु की विशाल प्रतिमा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक वेदांत पीठ का स्थापना जो है प्रस्तावित है। इसे तो 370 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर है एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, इसको फिर से चालू किया जाएगा। महाकाल मंदिर परिसर जो है उज्जैन में 700 करोड़ की लागत से यहाँ पर भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा और इसमें भू अर्जन संबंधी कार्यवाही भी की जा रही है और इसका जो विस्तार है वो 700 करोड़ की लागत से किया जाएगा। फिर आ जाते हैं राजस्व और हम भू अभिलेख के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से प्रदान की जाने वाली जो भू अधिकार पुस्तिका थी उसको समाप्त कर दिया गया है और कंप्यूटर आधारित भू अधिकार पुस्तिका भूलेख पोर्टल के माध्यम से दिया जाना प्रारंभ हो गया है। घर बैठे ऑनलाइन तथा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और अभी जो बजट पेश हुआ था, बजट बना था, उसके तब तक 1.5 लाख लोग, अभी 1.5 लाख किसान भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड कर चुके थे। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में प्रदेश विगत 2 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पे है। याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। चालू अभिलेख पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं। पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक भू अभिलेखों की 4 करोड़ से अधिक सत्यापित प्रतियां ऑनलाइन जारी की जा चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाते हैं अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा प्रकरणों की त्वरित निराकरण की सुविधा जन सामान्य को उपलब्ध कराने की दृष्टि से साइबर तहसील की परिकल्पना की गई है। तो याद रखिएगा साइबर तहसील की परिकल्पना क्यों की गई है, क्वेश्चन बन सकता है। तो नवीन वित्तीय वर्ष में ये सुविधा प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध हो पाएगी। फिर आ जाते हैं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन। तो इसमें अगर हम बात करें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना, ये एक योजना है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। इसके अनुक्रम में मध्य प्रदेश की शासकीय परिसंपत्तियों के समुचित प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। शासकीय परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको सुस्पष्ट, पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है।
लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के कार्य को गति देने हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में एक कंपनी का गठन किया गया है, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। तो याद रखिएगा, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन की बात करें तो प्रत्येक नागरिक की शासकीय व्यवस्था संबंधी जो समस्या है वो समयबद्ध और नियमानुसार उसका समाधान हो जाए, तो वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन, ई डिस्ट्रिक्ट योजना, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, आरसीएमएस, एमपी ई सर्विसेज आदि की जानकारियां नागरिकों को चैटबॉट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। आगे आ जाते हैं, कर प्रशासन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर कर प्रशासन के बारे में उन्होंने कहा है कि व्यवसायियों के लिए सहज किया गया है। जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत कराने में देश में प्रथम 5 राज्यों में से हम हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम 5 राज्यों में हमारा नाम आता है जीएसटी जो विवरणी प्रस्तुत करते हैं। और जीएसटी की जो वापसी की प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। करदाताओं को ई रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीजल पर 4% वैट और एवं ₹1.50 प्रति लीटर था, जो पेट्रोल पर 4% वैट एवं ₹2 प्रति लीटर। एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको एटीएफ बोलते हैं, उस पर वैट की जो दर है वो 25% से घटाकर 4% कर दी गई है। मतलब एटीएफ पर इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, वैट 25% था उसको 4% कर दिया है। देखिए कितनी जो है इन्होंने उसमें कमी की है। तो 2000 करोड़ की राहत इन्होंने यहाँ पर नागरिकों को दी है। पॉइंट नंबर 176 की बात करेंगे तो अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। कतिपय दस्तावेजों में फेसलेस और कॉन्टेक्टलेस पंजीयन की कार्रवाई इससे हो पाएगी। और हेरिटेज मदिरा नीति भी लागू कर रही है गवर्नमेंट। ई आबकारी पोर्टल विकसित कर रही है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो मदिरा निर्मित करते हैं उनके लिए जो है उनके लिए रोजगार का एक साधन बन सके, उनको आय के स्रोत उपलब्ध हो पाए। आगे बात करें तो आम जनता की सुविधा के लिए ऋण प्रकरणों में हाइपोथिकेशन दस्तावेजों, 1 वर्ष से कम अवधि के किराएनामे, बैंक गारंटी के नवीनीकरण एवं एक बैंक से दूसरे बैंक को लोन हस्तांतरित करने संबंधी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के अधिरोपण की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 178। फिर आ जाते हैं आगे, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 2010 से ये चालू है। इसके माध्यम से राज्य शासन के अधिकांश वित्तीय समव्यवहार हो रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को अद्यतन कर नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लागू होने पर पूरी जो प्रक्रिया है वो कैशलेस हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी, कॉन्टेक्टलेस हो जाएगी और फेसलेस हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम राज्य नीति एवं योजना आयोग के बारे में। तो योजनाओं की परिकल्पना और निर्माण तथा उनकी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े आवश्यक हैं। राज्य शासन को इस विषय पर कुंडू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने तथा शासकीय व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में गठित टास्क फोर्स का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र विचार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आ जाते हैं आगे, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज के निर्माण के लिए 2 बड़े शहरों भोपाल इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभाग को नवीन तकनीकी संसाधनों से युक्त किया जा रहा है। साइबर अपराधों की विवेचना के लिए प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिकों को पुलिस सहायता त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए लागू डायल 100 योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। पारस्परिक विवाद प्रारंभिक स्थिति में ही हल हो जाए, इसके लिए लोक अदालत, विधिक साक्षरता और अन्य सहयोगी विधिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य की चयनित जिला जेलों एवं उप जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गरीब व्यक्तियों को संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित नहीं होना पड़े। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं विकास कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन। तो यहाँ पर सरकार विकास कार्यों को उच्च आयाम तक पहुँचा रही है और प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, चाहे बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, महाभारत हो, मध्य भारत हो, महाकौशल हो, निमाड़ मालवा हो, सभी अंचलों में सिंचाई की योजनाएं, पेयजल की व्यवस्था, बिजली पहुंचाना, सड़कों का जाल बिछाना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, मेडिकल कॉलेज हो, आईटीआई हो, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जो है
संतुलन बनाए रखने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता गवर्नमेंट दे रही है। फिर आते हैं शासकीय सेवक कल्याण। तो सुशासन रीढ़ की रीढ़ है शासकीय कार्यालय, शासकीय सेवक, और इसके लिए शासकीय कार्यालयों में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। 2022-23 के लिए प्रस्तावों में सभी शासकीय भवनों का संधारण और रखरखाव के लिए पृथक से जो प्रावधान है वो प्रस्तावित किए गए हैं। कोविड काल की कठिन आर्थिक स्थितियों में भी सरकार ने शासकीय सेवकों उनके परिवार के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है, और अभी तक 649 प्रकरण स्वीकृत कर 22 करोड़ 35 लाख का भुगतान विशेष अनुग्रह योजना के तहत इन्होंने कर दिया है। अभी बात करते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि प्रदान करने में कठिनाई थी, परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तब विगत वर्ष की स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई है। संबंधित एरियर्स के भुगतान के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 20% से बढ़ाकर 31% किया जा रहा है। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है। आगामी वर्ष में वेतन में संबंधित भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शासकीय सेवकों को वर्तमान में प्राप्त चिकित्सा सुविधा को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सुसंगत नियमों के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है। पुनरीक्षित अनुमान 2021-22 की बात करते हैं तो पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,71,697 करोड़ तथा राजस्व व्यय 1,77,398 करोड़ अनुमानित है। तो देखिए यहाँ पर पुनरीक्षित अनुमान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की 1,71,697 करोड़, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, 1,70,398 करोड़ है। तो कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, इसलिए राजस्व घाटा होना अनुमानित है। राजस्व घाटे का पुनरीक्षित अनुमान जो है 5,701 करोड़ रुपए इनको लग रहा है। जीएसडीपी का जो कि 0.55, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.55% रहेगा। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 43,287 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.18% है। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। अनुपूरक के पारण के उपरांत उक्त वित्तीय सूचकांकों में परिवर्तन संभव है। बजट अनुमान 2022-23 की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में बजट अनुमान जो है 1,95,180 करोड़ का इन्होंने लगाया है, और राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कार्य एवं गैर संसाधनों से रुपये 86,478 करोड़, केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 64,107 करोड़ अनुमानित है। केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 44,595 करोड़ अनुमानित है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक वातावरण में भी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2021-22 के राज्य के स्वयं के कार्य एवं कर भिन्न राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान लगभग बजट अनुमान अनुसार ही प्राप्त होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व में वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13% अधिक अनुमान है। इस बजट को में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। कुल व्यय की बात करें यहाँ पर हम तो 2022-23 के लिए कुल विनियोग की राशि रुपये 2,79,237 करोड़, राजस्व व्यय अंतर्गत 1,98,916 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 48,800 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान रुपये 1,17,036 करोड़ है। यहाँ पर बात करें वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय का बजट अनुमान रुपये 2,17,123 करोड़ का है, जिसे रुपये 30,592 करोड़ बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 2,47,715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध लेन देन की बात भी अनुमान रहता है। तो शुद्ध लेन देन का अनुमान क्या है? 22-23 की कुल प्राप्तियाँ 2,49,152 करोड़ और कुल व्यय जो रहेगा वो 2,47,715 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 1,436 करोड़ है एवं अंतिम शेष रुपये 461 करोड़ का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति की हम बात करें तो 15वां वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.5% एवं ऊर्जा क्षेत्र से अपेक्षित कतिपय सुधारों को करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। तो यहाँ पर बात करें तो इस बात के साथ यह अतिरिक्त सीमा भी स्वीकृत प्राप्त कर सकेंगे। बजट अनुमान तैयार किया गया है। आगे बात करें 2022-23 में राजकोषीय घाटा रुपये 52,511 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है। वर्ष में 3,736 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। तो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार के संकल्प संत श्रोमणी पूज्य रविदास जी महाराज के बारे में उल्लेख किया गया है। इन दिव्य पंक्तियों को आज मैं सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहता हूँ।
ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ज़्यादा कुछ इसमें बाकी लास्ट के पॉइंट्स में कोई खास नहीं है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, ये बात यहाँ पर की गई है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों पूरा बजट, और बजट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत सारी जानकारियाँ आई हैं जो हमने शुरू से लेकर अंत तक डिस्कशन किया है। ये जानकारियाँ जो हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। मध्य प्रदेश के जो विशेषकर एग्ज़ाम हैं जिनमें मध्य प्रदेश से प्रश्न आते हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश की करंट की घटनाएं पूछी जाती हैं, उनमें निश्चित रूप से इनसे 3 से 4 प्रश्न आपके ज़रूर, मुझे आशा और अपेक्षा है कि बनेंगे। और अगर आप एक सिंसियर विद्यार्थी हैं, एक गंभीर विद्यार्थी हैं, तो आप इस बजट को ज़रूर डिटेल में आप अध्ययन कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा। स्वयं भी अगर आप पढ़ना चाहें तो अपना बजट जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ और क्लियरिटी के साथ याद रह पाए। इस बजट के पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए, पूरी सीरीज तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।